कर देना। देखो मैं बात कर रहा था आपसे मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार में दूसरा अधिकार शुरू किया था और वो अधिकार था आपका स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार में मैंने आपको बताया था कितने अधिकार हैं, 4 आर्टिकल हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 19, 20, 21, 22। ठीक है भाई। अब देखो आर्टिकल 19 बड़ा व्यापक है और कल मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 19 में 2 चीजें हैं। एक अधिकार और दूसरा युक्ति युक्त निर्बंधन, यानी अधिकार पर रोक लगाने वाले आधार। केवल अधिकार नहीं है बल्कि अधिकार पर रोक भी है। जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 फर्स्ट में अधिकार है। और कितने प्रकार के अधिकार हैं? 7 प्रकार के अधिकार थे, A, B, C, D, E, F, G। ठीक है। और इसमें पहला वाला जो है, इसमें अधिकार है आपको वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। ये बना लेना भाई थोड़ा सा, नहीं तो आर्टिकल 19 समझ में नहीं आता है, इसको थोड़ा समझ लो। वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार और अभिव्यक्त करने का अधिकार है। मैं टेलीग्राम पे फोटो खींच के डलवा दूंगा, घर बना लेना अगर ना हो तो। दूसरा है शांत तरीके से सम्मेलन करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, भारत में कहीं भी बस जाने का अधिकार, भारत में कहीं पर संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, और लास्ट है आजीविका चलाने का अधिकार। आजीविका का अधिकार। समझ रहे हैं भाई साहब? ठीक है। आर्टिकल 19(1) में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको मिली हुई थी। सबसे पहली स्वतंत्रता वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी वाली सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। एक एक करके बात करते हैं डिटेल में। अच्छा, इसमें से ये वाला तो हटा दो क्योंकि ये तो हट गया। कैसे हटा? ये 44वें संविधान संशोधन से 1978 में हटा दिया है यहां से F वाला, तो इसको हम कर देते हैं इधर से गायब। ठीक है। तो अभी केवल और केवल कितने बचे हैं इसमें? 6 बचे हैं। ये बात ध्यान रखना। बात आई समझ में? अब क्या है कि ये जो आपके अधिकार हैं, इन अधिकारों पर रोक भी है। और ये अधिकार पर रोक कौन कौन से आर्टिकल लगाते हैं? 19(2) रोक लगाएगा, 19(3) रोक लगाएगा, 19(4) रोक लगाएगा, 19(5) रोक लगाएगा, 19(6) रोक लगा, ऐसे करके रोक भी लगाते हैं। तो कैसे रोक लगाई गई है? वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो आपकी रोक लगी हुई है वो लगी हुई है आर्टिकल 19(2) के द्वारा। क्या रोक है वो बताऊंगा मैं अभी, लेकिन आर्टिकल 19(2) के द्वारा रोक लगी हुई है इस पर। बात समझ रहे हैं? यानी मैं यहां पर एक पेज पे हमें जो पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है 19 फर्स्ट का A व 19(2), ये हमें एक साथ पढ़ना है क्योंकि ये आपस में जुड़ा हुआ है। अधिकार किसमें दिया हुआ है? 19 फर्स्ट के A में, लेकिन उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किसमें है? 19(2) में है। ऐसे ही 19 फर्स्ट के B में अधिकार है सम्मेलन का अधिकार, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किसमें है आपका? इस पे है। यानी दूसरा कौन सा पढ़ना है आपने? आर्टिकल 19 फर्स्ट का B व आर्टिकल 19(3). इसके बाद में संघ पर, यहां पर इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। यानी अगला क्या पढ़ना है आपने? आर्टिकल 19 फर्स्ट का C व 19(4). समझ रहे हैं? अगला है आने जाने की स्वतंत्रता भारत में कहीं और बस जाने की स्वतंत्रता।
दोनों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एक जैसे हैं, तो इनका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है 19(5) में। तो अगला जो हमें पढ़ना है आर्टिकल वो कौन सा पढ़ना है? 19 फर्स्ट डी व 19(5), 19 फर्स्ट ई व 19(5). ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मेरे को इतना बता दो। ये बात बाहर आपे से बाहर है, आ रही है? नहीं आ रही? कितनों को नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? पहला दिन है? पहला दिन है क्या? दूसरा आ जाएगी, अभी थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा दर्द होगा लेकिन बात आ जाएगी समझ में। ठीक है, अगला है 19 फर्स्ट का जी, आजीविका का अधिकार। इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं 19(6) में। यानी अगला जो बने के आएगा वो आएगा 19 फर्स्ट का जी, और इसके साथ हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? आर्टिकल 19(6). बात आ रही है समझ में? अब इसको जरा समझते हैं ये कैसे कैसे। अभी मेरे को बताओ 19 फर्स्ट के ए में कौन सा अधिकार है? बताओ दोस्त। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो सबसे पहले मैं इधर ये बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं और मैं इसको साफ करता चलूंगा और इधर समझाता चलूंगा। ये तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं इसके बारे में। अधिकार कौन सा है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आपका अधिकार लिया हुआ है, और ये अधिकार किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 19 फर्स्ट के ए में दिया हुआ है। इसका मतलब समझते हैं? वाक एवं व्यक्ति, आपको बोलने का अधिकार है, आपको कुछ अभिव्यक्त करने का अधिकार है। इसके तहत कई सारे अधिकार आ जाते हैं। मैं बता देता हूं आर्टिकल 19 फर्स्ट के ए में कौन कौन से अधिकार आ रहे हैं, आप इनको नोट कर लेना। लिखे हुए हो तो अच्छी बात है। नंबर 1 इसी में आता है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी प्रेस कुछ भी छाप पाती है, कुछ भी लिख पाती है। ये प्रेस की स्वतंत्रता इसी आर्टिकल के तहत न्यायपालिका ने घोषित करी है। आर्टिकल 19 फर्स्ट के ए के तहत प्रेस की स्वतंत्रता आती है। दूसरा, जो विभिन्न प्रकार की कंपनियां विज्ञापन देती हैं, विज्ञापन का या विज्ञापन की स्वतंत्रता, उसको भी न्यायपालिका ने इसी वाले अधिकार के तहत घोषित किया है। बोले अभिव्यक्त का अधिकार है ना, तो हम व्यक्त कर सकते हैं। कंपनी क्या कर रही है? अपने प्रोडक्ट का अभिव्यक्त कर रही है, तो वो कर सकती है, वो उसे अधिकार है विज्ञापन करने का। ये किसके तहत है? आर्टिकल 19 फर्स्ट के ए के तहत। बस यहां तक की सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार आर्टिकल 19 फर्स्ट के ए में के तहत ही आपका एक मौलिक अधिकार है। ये बातें संविधान में लिखी हुई नहीं है, ये न्यायपालिका ने घोषित करी हैं कि ये सब अधिकार आपके आर्टिकल 19 फर्स्ट के ए के तहत मौलिक अधिकार हैं। हाँ, अब समझिए ना, ऐसे तो आप ये कह सकते हैं जी प्रेस की स्वतंत्रता कैसी है, ये कैसी है, कैसी है। देखो, सूचना का जो अधिकार है वो न्यायपालिका ने घोषित करा है कि ये कहीं ना कहीं देना जरूरी है, ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, लेकिन इसको हमने लिखा नहीं है। जैसे ये लिखा हुआ है ना आर्टिकल 19 फर्स्ट के ए में वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐसे कहीं लिखा गया नहीं है, इसलिए आप इसे मौलिक अधिकार पूरी तरीके से मान नहीं सकते। तो सरकार ने हमें कैसे दे रखा है सूचना का अधिकार? मौलिक अधिकार में ना दे करके हमें दिया है 2005 के अधिनियम से। इसलिए सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार से ज्यादा एक विधिक अधिकार है। तो वो इसलिए माना था, कोई ऑप्शन और बाकी के ऑप्शन बेकार हैं। जब आप बाकी के ऑप्शन देखो, अब मान लो एग्जाम में आ जाए, मतलब मेरी बात नहीं समझ रहे हो आप। ये समझिए कि कोई चीज आपसे वो पूछ क्या रहा है, आप सूचना के अधिकार, अगर मान लो, एक मिनट मेरे को, चलो एक बात बताओ, क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार है? ठीक है, लिख के आया विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ गया, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार।
स्त्री व पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, महिलाओं को प्रसूति सहायता, सूचना का अधिकार। बताओ कौन सा मौलिक अधिकार है? मैं पहले बोल रहा हूं, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार, स्त्री व पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, और महिलाओं को प्रसूति सहायता का अधिकार और सूचना का अधिकार। बताओ कौन सा मौलिक अधिकार है? आप कहोगे पहला वाला, विधि के समक्ष क्षमता, क्योंकि उसकी जानकारी आर्टिकल 14 में डिस्क्रिप्टिव तरीके से है। बात समझ रहे हो? अब क्वेश्चन चेंज। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार है? महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता, स्त्री व पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, कामगारों के लिए जीवन निर्वहन मजदूरी, नंबर 4 सूचना का अधिकार। कौन सा अधिकार है? सूचना का। इसलिए मैं कह रहा हूं आंसर क्या होना है ये परिस्थितियां बताएंगी। ठीक है, समझ रहे हैं? सूचना का अधिकार भी इसी के तहत एक क्या है? मौलिक अधिकार है। इसके अलावा झंडा फहराने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, ये अधिकार भी जो है वो आपका आर्टिकल 19 फर्स्ट के ए के तहत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, आप जितना खुश हो रहे हैं, लोग शादी ये सब चीजें जो कर रहे हैं उस पर अपना इंजॉय कर रहे हैं, वो सब क्या है? अभिव्यक्ति है उनकी, खुशी मना रहे हैं वो। लेकिन अभी बताऊंगा ना मैं आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आप कहेंगे जी हम तो जन्मदिन मनाते हैं, रोड पे जाके केक काटते हैं, पुलिस वाले आके हमारा काट देते हैं, पुलिस वाले तोड़ते हैं पकड़ के। क्यों? रीजन है, उसका भी रीजन बताता हूं ना, वही तो आपको समझना है। आर्टिकल 19(2) क्या है? तो झंडा फहराने का अधिकार भी आपका क्या है? एक मौलिक अधिकार। यहां तक कि प्रदर्शन करने का अधिकार, धरना प्रदर्शन का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है। धरना प्रदर्शन का अधिकार, भाई सिंपल सी बात है, आप विरोध कर रहे हो ये भी तो एक अभिव्यक्ति है, लेकिन इसमें बंद शामिल नहीं है। आप इसका मतलब ये समझ लेना कि धरना प्रदर्शन का मतलब ये नहीं है आप कहो जी बंद कराएंगे हम दुकानें, नहीं, शांति तरीके से, शांत तरीके से आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ये दुनिया भर के अधिकार आपके कौन से किसके तहत आते हैं? ये सब आते हैं आर्टिकल 19 फर्स्ट के ए के तहत। ये सब आते हैं 19 फर्स्ट के ए के तहत आते हैं। अब आपने 19 फर्स्ट ए के तहत आपको अधिकार है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने, सबसे पहला तो ये है ही है बोलने का अधिकार। अब आप कहो क्या सर मैं अभी एक बाहर मंच लगा करके कुछ ऐसा बोलना शुरू करूं भारत के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ बोलना शुरू करूं, किसी को गाली देना शुरू करूं, कुछ ऐसा करूं तो मैं कर सकता हूं क्या? मैं कहूंगा नहीं। इस अधिकार का प्रयोग करने से पहले आर्टिकल 19(2) पढ़ लेना। तो क्या कह रहा है आर्टिकल 19(2)? आपके इनमें से किसी भी अधिकार का उपयोग करने से ये वाली चीजें प्रभावित नहीं होनी चाहिए। क्या क्या? नंबर 1, देश की प्रभुता, संप्रभुता, प्रभुता का मतलब समझ रहे हो? संप्रभुता एवं अखंडता। अखंडता एकता, बात एक ही है सामान्य तौर पर, संप्रभुता और अखंडता। सोवरिटी, जो आपका देश है, सोवरिन पावर है ना हमारा देश, और अखंड है, यह प्रभावित नहीं होना चाहिए। नंबर 2, राज्य की सुरक्षा। आप कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे कि हमारे देश असुरक्षित हो जाए। राज्य की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाए, लोक व्यवस्था। ये क्या होती है लोक व्यवस्था? जो पुलिस व्यवस्था बनाती है ना, इसे लोक व्यवस्था कहते हैं। परिवहन चल रहा है, सड़क चल रही है, बढ़िया लोग मुसाफिर चल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, बढ़िया व्यवस्था बनी हुई है, सब इसे कहते हैं लोक व्यवस्था। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ना बिगड़ जाए। आपने कुछ बोला इससे पूरा बिगड़ गया, जाम लग गया, ये हो गया, वो हो गया, गलत है। मानहानि, किसी की मानहानि ना हो। न्यायालय की अवमानना, कुछ ऐसा मत बोल देना जिससे कि न्यायालय की अवमानना हो जाए।
यानी न्यायालय ने कुछ ऑर्डर दिया है, आप ऐसा नहीं कर सकते, और आप लोगों में ये कह रहे हो नहीं जी ऐसे करना है, आप उसके ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, आप न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, वो भी गलत है, न्यायालय की अवमानना। दूसरा, आप कुछ ऐसे अधिकार का प्रयोग ऐसे नहीं कर सकते जिससे कि हमारा विदेशी संबंध बिगड़ जाए। अब हमारा यूएसए के साथ अच्छे संबंध है, अमेरिका के साथ, और इधर कुछ अमेरिका में कुछ बुरा हुआ, बम फटा, कुछ भी हुआ, और हम यहाँ जश्न मनाने लगे, और आपको जश्न मनाना तो हमारा अभिव्यक्ति का अधिकार है, नहीं, उससे संबंध बिगड़ सकते हैं। बात समझ रहे हैं? वो तो विदेशी संबंध न बिगड़े। एक और मैं इसमें लिखूंगा आपका, सदाचार। एक और अपराध उद्दीपन। अपराध उद्दीपन, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि आप इनमें से किसी भी अधिकार का प्रयोग कैसे ही कर लियो, बस ये इफेक्ट इसको नहीं पड़ना चाहिए, तब तो आपका अधिकार आपके पास है, ये प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब इनको समझ लो, 8 के 8 क्या है? पहला, संप्रभुता और अखंडता। हमारा देश जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, और हमारा देश जो अखंड है, एक है, यह प्रभावित नहीं होना चाहिए। आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा कोई भी प्रेस भी नहीं कर सकती, मीडिया भी ऐसा कुछ नहीं करेगी, ऐसा ना छापेगी जिससे कि देश की अखंडता टूटे। अखंडता छोड़ो, 8 की 8 चीज क्या क्या है, एक मतलब समझा देता हूं, ये तो समझ में आ गया। राज्य की सुरक्षा, हमारे राज्य की सुरक्षा खतरे में ना पड़े, ऐसा आप कुछ नहीं करेंगे। लोक व्यवस्था, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस ने जो व्यवस्था बना रखी है, वो ना बिगड़े। मानहानि, किसी के मान को हानि ना पहुंचे, कोई भी व्यक्ति हो वो। न्यायालय की अवमानना, ऐसा कुछ आप अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे कि न्यायालय की अवमानना हो रही हो। विदेशी संबंध, हमारे दूसरे देश के साथ जो मित्र देश है उसके साथ संबंध ना बिगड़े। सदाचार, ऐसा भी कुछ आप नहीं बोलेंगे जो सदाचार के खिलाफ हो। अब आपने कहा जी बागी में व्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो आप कहेंगे तो हमें तो कार्टून बनाने का भी अधिकार है, तो आप कहेंगे प्रेस को कुछ छापने का भी अधिकार है। तो क्या आप अपनी कोई ऐसी अभिव्यक्ति कर सकते हो जो अनैतिक हो, जो समाज में गलत मैसेज दे? आप नहीं कर सकते। आप अश्लील बोलो, समाज में रोक लग जाएगी आप पर। आप मैगजीन छापो, अश्लील मैगजीन, और बांटो, कहो जी हमें तो विज्ञापन का अधिकार है, हम अश्लील विज्ञापन करेंगे, नहीं कर सकते आप, रोक है उस पर। क्यों? वो किसके खिलाफ है? सदाचार के खिलाफ है। अपराध उद्दीपन, आप ऐसा भी किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं जिससे कोई अपराध जनन हो। अपराध जनन मतलब, अब मान लो आप कहें जी बोलने का अधिकार है, तो आप कुछ भी बोलो, कुछ भी ऐसा करो जिससे अपराध होने शुरू हो जाएं, तब वो आपका अधिकार नहीं होगा। अब आप कभी भी आर्टिकल 19 फर्स्ट ए का प्रयोग करें तो हमेशा ध्यान रखें इनमें से तो कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। और अगर आपको लगता है किसी ने अपने इस अधिकार का प्रयोग किया है और उससे इनमें से कोई भी चीज प्रभावित हुई है, आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हो। आप कोर्ट में दायर कर दो। ये जितने लोग, आपको क्या लग रहा है? आप कहेंगे सर ये करते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ है, उन्हें पुलिस उठा लेती है। क्यों उठा लेती है? धरना प्रदर्शन करते हैं, आप कह रहे जी धरने पे लठ बजा देते हैं कई बार। क्यों? ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो लोग व्यवस्था बिगाड़ देते हैं। पंजाबी लोगों ने धरना दिया, अधिकार है करना, हाँ अधिकार है, तो फिर उन्हें हटा क्यों दिया? क्योंकि लोक व्यवस्था बिगड़ गई थी, यातायात की सुविधा उन्होंने रोड जाम कर दिया था, तो उन्हें उठा दिया, चलो उठो, तुम्हारा ये अधिकार नहीं है तुम्हारा। अब बच्चे करते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, बैठे उन्हें उठा देते हैं आकर। किस लिए उठा देते हैं? क्योंकि लोक व्यवस्था बिगड़ रही है। लोक व्यवस्था के नाम पर उनका वो अधिकार खत्म हो जाता है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो ये कौन सा वाला है आपका? ये है आर्टिकल 19 फर्स्ट का ए। अब अगला है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन समझ रहे हैं? ये साफ कर दूं,
ये हो गया। हाँ, फोटो ठीक है। इसका फोटो है क्या मोबाइल वगैरह? उसे दे देना, सिद्धू को वो डाल देगा। ले लो फोटो इसका, इसको टेलीग्राम पे डाल भी देना। अच्छा, यहां पर ये मामला पूछ सकता है आपसे कि प्रेस की स्वतंत्रता को किस मामले के तहत न्यायालय ने आर्टिकल 19 फर्स्ट के ए के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया था? तो वो मामला था साकल पेपर्स मिल मामला। और मैं आपसे एक बात और बता रहा हूं, कल के दिन को तैयार रहना, क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा। वो क्या देगा पता है? वो ये देगा आर्टिकल 19 फर्स्ट ए पर किस आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन नहीं लगता है, और क्या देगा? मानहानि, लोक व्यवस्था, विदेशी संबंध, और एक लिख के दे देगा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के आधार पर नहीं लगता है। और भी कुछ तरीका दे सकता है आपको, और भी कुछ लिख करके दे सकता है। लोकहित दे देगा, लोकहित के आधार पर भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला दूसरा है, अब तो कर दूं ना, अब तो टेलीग्राम पे डल जाएगा वो। दूसरा वाला है ये क्या कह रहा है अधिकार? ये दे रहा है अधिकार आपको किस चीज का? सम्मेलन करने का अधिकार। आर्टिकल 19 फर्स्ट का बी सम्मेलन का अधिकार देता है। आप कहीं भी बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर सकते हो? सम्मेलन कर सकते हो। लेकिन आर्टिकल 19(3) यहां पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। क्या? नंबर 1, हमारे देश की संप्रभुता व अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आप कोई ऐसा सम्मेलन कर रहे हैं जिससे संप्रभुता या अखंडता प्रभावित हो रही है, तब दिक्कत है। और दूसरी चीज, लोक व्यवस्था। केवल 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, 2 ये प्रभावित नहीं होने चाहिए। आप सम्मेलन कर लो। तो कई बार सम्मेलन की अनुमति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? पता है, उस सम्मेलन को करने से क्या बिगड़ जाएगी? लोक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जितने भी सम्मेलन होते हैं, सम्मेलन समझ नहीं रहे, आपको कोई प्रोग्राम करना है, कुछ भी करना है ना, तो आप देखेंगे कहीं पे मान लो माहौल है, कहीं हिंदू मुस्लिम का माहौल चल रहा है वैसा, और आप कह रहे हो जी हमें एक प्रोग्राम करना है, हमें सम्मेलन करना है, कोचिंग का सम्मेलन है, कोई सा भी सम्मेलन है, पार्टी का सम्मेलन है, अनुमति नहीं मिलेगी। और आप कहेंगे जी मौलिक अधिकार है, वो कह देंगे नहीं जी अभी नहीं, क्योंकि आपके इस सम्मेलन करने से क्या बिगड़ सकती है? लोक व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए वो अधिकार आपको नहीं मिलेगा। आर्टिकल 19 फर्स्ट का सी आपको संघ बनाने का अधिकार देता है। संघ बनाने का अधिकार, लेकिन इस अधिकार पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 19(4) के तहत, तो 19(4) से कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है? 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इसमें, 3। एक तो आप कोई ऐसा संघ नहीं बनाएंगे जिससे संप्रभुता या अखंडता को प्रभावित करे देश की, वो तो मतलब ही नहीं। ऐसा संघ भी नहीं बनाएंगे जो लोक व्यवस्था को खत्म कर दे, देश के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म करे। और एक चीज और है इसमें, 2 तो यही वाले हैं, 2 तो यही वाले इसमें लिखे हुए हैं, तीसरा और एक लिखा हुआ है, और वो है सदाचार। आप कोई ऐसा संघ भी नहीं बनाएंगे जो सदाचार के खिलाफ हो। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? अब कोई व्यक्ति कहते हैं 4 लोग 5 लोग मिलकर के हम एक ऐसा संघ बना रहे हैं जो कोई वैसा काम करे, अश्लीलता फैलाए, या देह व्यापार करने वाले लोग अपना एक संघ बना लें, वैश्यवृत्ति चलाने वाले लोग अपना एक संघ बना ले, बोले संघ बनाने का अधिकार है, लो जी सोसाइटी बनाओ हमारी। बिल्कुल, तो वो नहीं बना सकते। वो ऐसी कोई संघ नहीं बनाया जाएगा जो इस तरीके का काम करे, जो सदाचार के खिलाफ हो। तो देखो हर आर्टिकल में अलग अलग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। शुरू वाले में कितने थे? 8। इसमें कितने? इसमें कितने? 3। ये अलग अलग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अब अगला है 2 अधिकार। ठीक है,
ये क्या कह रहा है, उतना डीप तो नहीं जाएगा कि अंदर जाके पूछेगा, फिर तो वो समझो 1% भी छोड़ो, 1% नहीं, 0.0001% बच्चे कर पाएंगे उस लेवल पर पहुंच के, अगर उतना अंदर पहुंच लिया तो। लेकिन आपको समझना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कहां पर ये आपका अधिकार कहां तक सीमित हो जाता है। अगला है ये वाले, ये दोनों अधिकार समझो। आर्टिकल 19 फर्स्ट का डी और 19 फर्स्ट का ई क्या कह रहा है, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, आपका आने जाने का अधिकार, और भारत में कहीं बस जाने का अधिकार, दोनों समझिए, आने जाने का अधिकार और बस जाने का अधिकार। आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं और भारत में कहीं भी बस सकते हैं, बात समझ रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 19(5) इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है दोनों ही मामलों पर। और कितने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, 2। पहली बात, आपके कहीं बस जाने से या जाने से लोक हित प्रभावित नहीं होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट प्रभावित नहीं होना चाहिए। लोगों के जो हित हैं अगर वो जाने से प्रभावित हो रहे हैं, आप पर रोक लग जाएगी। कई बार देखा है, राहुल गांधी यहां से वहां जा रहा है, रोक लगा दी, या कोई व्यक्ति वहीं से वहां जाने पर रोक लग जाती है कि आप वहां नहीं जा सकते, आप वहां रोक लगती है नहीं लगती है, किस आधार पे लग जाती है, वो लग जाती है लोक हित के मामले, पब्लिक इंटरेस्ट, कि वहां लोक हित प्रभावित होगा। कैसे होगा लोक हित प्रभावित, आपका वहां जाना लोगों के लिए बेहतर नहीं है, वहां दंगे हो जाएंगे, उससे लोगों का हित नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, इसलिए रोक लग जाती है। नहीं तो हर एक बंदा दावा कि मेरा अधिकार है जाने का, मैं भारत में कहीं भी जाऊं, लेकिन नहीं, लोक हित। दूसरा, अनुसूचित जनजातियों का हित, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अगर उनका हित प्रभावित हो रहा है तो भी आप पर रोक लग जाएगी। जैसे आपको जंगलों में जाने पर रोक होती है, कई ऐसे समुदाय, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आप नहीं जा सकते, नहीं बस सकते, क्योंकि वहां पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके हित प्रभावित होंगे। तो यहां पर एक तो लोकहित है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और एक है अनुसूचित जनजातियों के हित। भाई ये दो चीज प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आप भारत में कितना ही इधर उधर जाओ, कितना ही बस जाओ, कहीं भी बस जाओ, बात समझ रहे हैं, लेकिन ये दो चीजें प्रभावित नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात या नहीं? तो पहले वाले में कितने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, इसमें वाले में 2 हैं, 2 हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब आते हैं लास्ट आर्टिकल 19 फर्स्ट का जी। ये क्या कह रहा है, आजीविका का अधिकार। कौन सा अधिकार है? आपको कोई भी आजीविका चलाने का अधिकार है, चलाने का अधिकार है। लेकिन भैया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, किसमें? इस वाले आर्टिकल में। कितने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है? 2। पहला, कुछ आजीविका चलाने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। और कुछ आजीविका ऐसी होंगी जिस पर सरकार का यानी राज्य का अधिकार होगा, आप उसको नहीं चला सकते। 2 आजीविका, 2 चीजों पर रोक है आजीविका चलाने पर। पहला, कुछ में आपको डिग्री की जरूरत होगी। आप ये कहें भाई आजीविका का अधिकार है आर्टिकल 19 फर्स्ट जी में, और आप कह दे भैया हमें तो अधिकार है आजीविका चलाने का, काम धंधा करने का, तो भाई मैं तो अपनी एक दुकान लूंगा, बाहर बोर्ड लगाऊंगा कि जिसकी किडनी लीवर खराब है वो मेरे पास आए, ऑपरेशन मैं करूंगा, मेरी मर्जी, आजीविका चला रहा हूं, 20 रुपए फीस, 40 रुपए फीस, जो मर्जी वो रखें आप। नहीं, कुछ चीजों के लिए डिग्री की जरूरत है। अस्पताल खोलेंगे, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ये नहीं कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगा। नहीं तो आप सोचो ना, संविधान सभा ने कितना सोचा है, अगर उसे बताए वो ये नहीं लिखे होते ना तो लोग तो करके बैठ जाते, कर देते, वो तो होता। दूसरा, कुछ पर सरकार का अधिकार होगा। अब कल के दिन को किसी के पास आप में से पैसा हो जाए, वो ये कहे कि मुझे भाई जसपुर से आता हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा बस में आना, मुझे ठाकुरद्वार है, मैं अपने लिए वहां से यहां तक एक ट्रेन की पटरी भिजवाना चाहता हूं। ऐसा है, ट्रेन की पटरी भिजवानी, ट्रेन चलानी जी, अपनी ट्रेन में आऊंगा सुबह बैठ के, मन है मेरा,
तो वो ट्रेन नहीं बिछवा सकता, क्योंकि ट्रेन जो है उस पर अधिकार किसका है? सरकार का है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर सरकार का अधिकार है, वो व्यवसाय आप नहीं करोगे, वो सरकार के अधीन है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, समय समय पर वो अलग बात है, सरकार मौका दे, ये कहे नियम बना के आप इसे कर सकते हो ना, तो फिर तो इंसान सब कुछ ही कर लेगा, हर चीज बना लेगा। तो दो मायनों में इस वाले अधिकार पे भी आपके रोक है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग लैब खोल के बैठ जाते हैं। अब लैब खोल के बैठना उनका मौलिक अधिकार है, आजीविका का अधिकार है, फिर भी उन्हें आकर के सीएमओ आकर के सीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि भैया इसके लिए अपने पास क्या चाहिए? डिग्री, वो है आपके पास है नहीं, तो ये अधिकार आपका अधिकार नहीं है। आई बात समझ में? ये कंप्लीट आपका आर्टिकल है 19, इसे कहते हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 19। आई व्यापकता से समझ में आर्टिकल 19 है क्या? ठीक है। तो अभी कोई पूछे आर्टिकल 19, कई बार होता है ना, आर्टिकल 19 में क्या है? अगर भाग में व्यक्ति की स्वतंत्रता, तो अब आपके सामने कोई कहेगा तो आपको थोड़ी सी हंसी आ सकती है इस बात पे, क्योंकि आप समझ गए आर्टिकल 19 कितना व्यापक है, और जो अधिकार है वो केवल किस में है? 19 फर्स्ट में है, ए बी सी डी ई जी, एफ वाला हट गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेनका गांधी केस क्या है? एक्चुअली मेनका गांधी केस 1978 में हुआ था। यह आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है। इसके लिए मुझे बड़ा विस्तार से समझाना पड़ेगा दो चीजों को, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के सम्यक प्रक्रिया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, मैं वहीं पहुंचा रहा हूं आपको सीधा। आर्टिकल 21 मेनका गांधी केस, बहुत सारे अधिकारों को आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया, जीने का अधिकार घोषित किया गया, एकांतता का अधिकार, बहुत सारे अधिकारों को उसके तहत रखा गया। स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, बिजली पाने का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार हैं आपके। लेकिन ये कैसे हैं? वही वाले घोषणा वाले। ठीक है, इसका फोटो ले लो भाई। हाँ हाँ, अच्छा बैक ईयर में है, दिखाओ एक मिनट। कौन सा क्वेश्चन है? 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अस्पृश्यता से उद्भव अपराध गठित नहीं होगा, मतलब अस्पृश्यता से उद्भव अपराध गठित नहीं होगा, सही है। जबकि अभियुक्त का कार्य जनसाधारण के किसी अनुभाग के व्यक्तियों के लाभ के लिए सृष्ट एक पूर्त न्याय के अधीन लाभ के उपभोग करने के संबंध में है। अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के संबंध में है। अपराध के कारित करने के सक्षम नहीं होने से है। अपराध कारित करने में सक्षम नहीं होने से है। अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समुदाय से हैं, तो गठित नहीं होगा। अब इसका मतलब समझो पहले क्या, ये क्या कह रहा है कि अस्पृश्यता के तहत किन मामले पर, किस आधार पर हम कह सकते हैं कि अपराध नहीं होगा, वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो मैं आपको सामान्य तौर पे समझा सकता हूं अपराध कब नहीं माना जाएगा। नंबर 1, जब दोनों ही समान जाति के हों, समान समाज के हों, उस स्थिति में अपराध नहीं माना जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक ही समाज के लोग हैं, तो अब एक समाज के लोग में आपस में कुछ भी होता है ना, तब इस कंडीशन में उसने उसको कुछ बोला, उसको कुछ बोला, तब वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों एक ही जाति के हैं, एक ही समाज। हाँ, उच्च जाति वाला निम्न जाति को बोलेगा तब दिक्कत है। एक तो ये वाला आंसर हो गया। दूसरा है इसमें, अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के संबंध में है, ये तो माना जाएगा। ठीक है, अभियुक्त के अपराध कारित करने में सक्षम नहीं होने से है, हाँ नहीं होने से है तो भी नहीं माना जाएगा। अब कोई ये कह दे कि इसने मेरे को ये बोला है, लेकिन वो बोल ही नहीं सकता, वो गूंगा है, तब इस कंडीशन में उसका वो अपराध नहीं माना जाएगा। कोई कहे इसने मेरे को गलत नजर से देखा है, वो अंधा है, तो ये भी अपराध नहीं माना जाएगा। पहला कह रहा है अभियुक्त का कार्य जनसाधारण के किसी अनुभाग के व्यक्तियों के लाभ के लिए, अभियुक्त का कार्य जनसाधारण के किसी अनुभाग
के व्यक्तियों के लाभ के लिए सृष्ट एक पूर्त न्यास के अधीन लाभ के उपभोग करने के संबंध में है। मेरे को यह शब्द परेशान कर रहा है, लेकिन इसमें मैं बताऊं ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। रीजन है अस्पृश्यता से उद्भव अपराध गठित नहीं होता है। अस्पृश्यता के तहत कब अपराध नहीं माना जाएगा, तो कब नहीं माना जाएगा, इसमें ये डी वाला सही है, सामाजिक समूह से हैं, अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समाज समूह से हैं, डी वाला सही है, सी वाला सही है। तो इसमें सी और डी ये दोनों भी सही होंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इन्होंने आंसर मान रखा ए मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं ये क्या कह रहा है। मैं इसको व्याख्या में पढ़ता हूं। अस्पृश्यता से उद्भव अपराध तब अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं होगा जबकि अभियुक्त द्वारा किसी का किया गया कार्य जनसाधारण या आम जनसमूह के किसी अनुभाग के व्यक्ति को फायदा या लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया हो। अब समझ में आ गया इसका मतलब क्या है। मतलब यह है तब हम उसे अपराध की श्रेणी में नहीं मानेंगे जब किसी का कोई किया गया कार्य है और वो कार्य उसने उस समुदाय के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया है। ऐसा कुछ भी है, लाभ पहुंचाने के लिए किया है, तब उसे उस कंडीशन में अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। लेकिन अपराध की श्रेणी में आ रहा हूं मैं, अपराध की श्रेणी में वो तब भी नहीं आएगा। दो तरीके बता दे रहा हूं, एक जब दोनों एक ही जाति के हों, और दूसरी बात जब वो सक्षम ही ना हो कुछ करने में। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बताया, इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूं। अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के संबंध में है, तो नीचे इसके अतिरिक्त न्यास के अधीन भी यदि अस्पृश्यता संबंधी कार्य की जनसमूह को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया हो तब भी वह अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं होगा। इसके अन्य कारणों के आधार पर छुआछूत या अस्पृश्यता करना अपराध की श्रेणी में आएगा। ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन कर लिखा है। अगर वो समान सामाजिक समूह से हैं तब नहीं आता है, ये ध्यान रखना। अगर एक एससी समुदाय का व्यक्ति दूसरे एससी समुदाय के व्यक्ति के लिए वैसे ही किसी शब्द का प्रयोग कर दे तो मामला नहीं बनेगा। पता है आपको, ये बात नहीं पता है? नहीं बनेगा। मतलब अगर एक ही दल के उस कहते मेरे को इसने नाम लिया है, ऐसा बोला है, उसके लिए जरूरी है कि वो होना चाहिए दूसरा वाला जिस पे वो आरोप लगा रहा है वो और बड़ा का होना चाहिए। वो एक है। और दूसरी बात ये है कि वो सक्षम होना चाहिए उस अपराध को करने के लिए। जैसे मैंने बताया, कोई कहे इसने गलत नजरों से देखा, अब वो देख ही नहीं पाता तो क्या मामला बन जाएगा भाई? वो कहे गलत बोला, वो बोल ही नहीं सकता तो कैसे मामला बन जाएगा? इसलिए एक्सप्लेनेशन गलत है इसका। न्यासता ट्रस्टीशिप को बोलते हैं। मतलब कुछ ऐसा जिससे कि लोगों को, न्यास का मतलब आप सामान्य तौर पे ये मंगा लो कि कुछ ऐसा निर्णय लेना जो न्यायपरक हो, जिससे कि लोगों का भला हो। न्यास का एक सिद्धांत भी है जिसे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये आर्टिकल 19 था आपका। आर्टिकल 20 शुरू कहां से होगा? हाँ, कपड़े पहनने का अधिकार है आपको, क्यों नहीं है? कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, कपड़े पहनना ही जरूरी है। आर्टिकल 19